हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि जो बिगिनर लोग मार्केट में आते हैं या जो नए लोग हैं या फिर जो सोच रहे हैं कि मार्केट में आने के लिए या फिर ट्रेडर बनने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस उनको एकदम सिंपल तरीके से समझाया जाए। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस समझाएंगे, जिसके अंदर प्राइस मूवमेंट, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक, डाउ थियरी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी बहुत कुछ इंक्लूड होगा। और साथ ही साथ जो मूविंग एवरेजेस वाला पार्ट है वो काफ़ी खास होने वाला है हमारे वीडियो में। हमारा टारगेट रहेगा कि हम सीरीज़ को पूरी तरह से सिंपल रखें, ना कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ करेंगे, ना तो ज़्यादा ऑप्शन डेटा ये वो सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल रखेंगे इस चीज़ को। और सिंपल रखने का मकसद ये है कि आप इसे आसानी से पैसा कमा पाओ। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप सच में कुछ कमा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, बस पूरी तरह से सिंपल रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि हम टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप टेक्निकल एनालिसिस से लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही देख सकते हो। दोनों की एनालिसिस पॉसिबल है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस इससे बिल्कुल उल्टा है कि उससे सिर्फ बस लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों में बेसिक फ़र्क यह है कि फंडामेंटल हमेशा आपको पास्ट बताता है और टेक्निकल हमेशा आपको फ्यूचर बताता है। तो जो भी लोग फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं उनमें मेजरली रेशियोज़ के बारे में फोकस किया जाता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट कैसी है, बिजनेस कैसा है, सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, पीयर ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये जो भी चीज़ें देखी जाती है वो बस पास्ट से कंपेयर होती है। जैसे सी सेल्स ग्रोथ आप पास्ट से कंपेयर करोगे, किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। बस पास्ट को देख के आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि प्रॉफिट तो आने वाला टाइम में बढ़ सकता है क्योंकि सेक्टर भी ग्रो कर सकता है, तो फंडामेंटल्स भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। इससे आप फंडामेंटल एनालिसिस से पास्ट देख सकते हो, ना कि फ्यूचर। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसे सेम उल्टा है। वहाँ पर आप पास्ट को रिप्रेजेंट करके फ्यूचर देख सकते हो। यानी कि पास्ट में जो डेटा कलेक्ट हुआ है उससे आप फ्यूचर इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो। जैसे कि चार्ट पैटर्न कई साल पहले रिपीट हुए थे और वही पैटर्न आगे भी रिपीट हो सकते हैं। कोई बुलिश मारूबोजू फॉर्म हुई थी कुछ साल पहले, तो आज भी अगर बुलिश मारूबोजू फॉर्म होती है एक डाउन ट्रेंड के बाद, तो उसमें हम पता लगा सकते हैं कि चार्ट पैटर्न ऐसे काम कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा फ्यूचर देखा जाता है पास्ट को कंबाइन करके। यानी कि जो पास्ट में डेटा हुआ है उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फ्यूचर का एंटिसिपेशन करना, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ एजप्शंस होते हैं, उन एजप्शंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पहला एजप्शन है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब है कि भाव के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। जो भी प्राइस आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड है, फ्यूचर की भी और पास्ट की भी। फ्यूचर में आने वाले रिजल्ट्स जो कि पहले इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्टॉक पहले गिरने लगता है और रिजल्ट्स बाद में ख़राब आते हैं। आपने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी स्टॉक अगर एक आध महीने से ऊपर जा रहा है, काफ़ी बड़े अप ट्रेंड में है, तो उसके बाद इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुछ केसेस में अपोजिशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट किया होता है। आपने जो भी कोविड का फॉल देखा, उसके बाद रिकवरी भी आ गई, तो बहुत लोग सोच सकते हैं कि रिकवरी क्यों आ चुकी है इतनी ज़्यादा, ये रिकवरी नहीं आनी चाहिए, मूव सस्टेन नहीं है, फंडामेंटल के अंदर ठीक चीज़ें नहीं है। लेकिन बाद में जाके पता लगा कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुँच गया। जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, सब कुछ अपने लाइफ टाइम हाई पर है। जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और ग्लोबली हर एक कंट्री काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और ये कोविड भी जा सकता है। तो चीज़ें बाद में जाके पता लगती है, पहले ही प्राइस डिसाइड कर देता है। प्राइस अगर चलना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा आज नहीं तो कल। तो अगर प्राइस मान लेते हैं कि काफ़ी एक महीने से मूव कर रहा था, तो उसको ना तो आप मूव कर रहे हैं, ना तो मैं मूव कर रहा हूँ और ना तो ज़्यादातर रिटेलर्स मूव कर रहे हैं। उसको मूव करने वाले एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल्स, ये सब उसको मूव करते हैं। तो इन सब के पास इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, नॉलेज थोड़ी ज़्यादा रहती है। ये भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर उनके लिंक्स हो, तो वो पहला पोजीशन बना लेते हैं और जब वो पोजीशन बनाते हैं तो प्राइस के अंदर सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है। और यही से हमारा दूसरा पॉइंट है, वॉल्यूम शोज़ एवरीथिंग।
अब वॉल्यूम का मतलब ये है कि किसने किसने बाय किया और किसने किसने सेल किया। अगर मान लेते हैं एक बंदा कोई तो बाय करता है एक स्टॉक और दूसरा बंदा सेल करता है उसी स्टॉक को, तो वॉल्यूम होगा 1 शेयर। जैसे ही 1000, 1 लाख, ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन पे हर एक क्वांटिटी ऐड होती रहती है, उसको हम सिंपल टर्म्स में वॉल्यूम बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि स्टॉक ऑलमोस्ट 5% के मुंह दे चुका है एक ही दिन के अंदर, लेकिन वॉल्यूम उसके अंदर पूरी तरह से नॉर्मल है। जो शेयर्स पहले से ट्रेड होते थे, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी जो पहले दिन ट्रेड होती थी, वही क्वांटिटी आज भी ट्रेड हुई है। कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर उछाल नहीं है। या कोई भी स्टॉक 5% गिर जाता है एक ही टाइम पे, एक ही दिन के अंदर अगर 5% का फॉल आ जाता है और उसके अंदर भी वॉल्यूम नॉर्मल है, तब वो चीज़ नकली हो सकती है। वो फॉल भी और वो राइज़ भी, दोनों ही चीज़ नकली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे पार्टिसिपेट नहीं किया। जब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तब वॉल्यूम अच्छे से फॉर्म होगा और तभी स्टॉक के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड के लिए इसे लेना चाहते हो या फिर बीटीएसटी करते हो, तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर डिलीवरी परसेंटेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। अब डिलीवरी परसेंटेज की बात ऐसी है कि अगर मान लेते हैं प्रीवियसली किसी स्टॉक के अंदर 20-30% डिलीवरी हो चुकी है और एक ही दिन में 5% मूव आने के बाद उसके अंदर भी उतनी डिलीवरी रहती है, ना कि उसकी ज़्यादा ना तो इससे कम। और अगर डिलीवरी परसेंटेज कम भी होती है तभी काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बहुत लोग सोचते हैं कि वो ऊपर जा सकता है, तो उसके बाद डिलीवरी भी उठनी चाहिए। अगर डिलीवरी नहीं आती तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े एफआईआईज, डीआईएस इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, वो सब सोचते हैं कि ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। और वो ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं जो कि स्टॉक को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये हर एक स्टॉक के अंदर पॉसिबल नहीं है, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, जो कि काफ़ी बड़े लेवल के स्टॉक है, मार्केट कैप उनका काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो भी छोटे स्टॉक है उनको ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि जो भी स्टॉक सर्किट टू सर्किट काम करते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक, येस बैंक, जो भी छोटे स्टॉक आप गिन सकते हो जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना, उसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। तो आप जितनी भी स्टडीज़ गिन सकते हो, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस डिस्कवरी, प्राइस मूवमेंट, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक, या फिर जो हम वॉल्यूम्स और डिलीवरी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वो सब बड़े स्टॉक यानी कि रिलायंस के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, ना कि छोटे स्टॉक के ऊपर उतने एप्लीकेबल नहीं हो सकती। उनके अंदर ज़्यादा रिलेवेंस होती नहीं, वो कभी भी कैसे भी मूव करते हैं, कुछ एक ग्रुप मिला के भी उसको मूव कर सकता है। और ज़्यादातर न्यूज़ फ्लो के ऊपर ही वो मूव करते हैं, ना तो किसी टेक्निकल के ऊपर, ना ही फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल उनके पूरी तरह से ख़राब होते हैं तभी वो इस रेट पे मौजूद है, नहीं तो वो इसी रेट पे होते ही नहीं। तो इससे हमें ये बात तो पता लगती है कि वॉल्यूम को देखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसको वॉल्यूम का सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो बिना वॉल्यूम के सपोर्ट लिए ऊपर जा रहा है तभी वो चीज़ ज़्यादातर फेक हो सकती है, और जो मूव उसने ली है वो मूव पूरी तरह से कैंसिल भी हो सकती है। तो वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखिएगा आप जो भी ट्रेड लेते हो उसके पहले। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर और यहाँ तक कि हमारे लाइफ के अंदर भी एक तीसरी एजप्शन ये भी है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो भी साइकिल्स आप पहले देखते हो, जैसे कि धूप आती है, उसके बाद बारिश आती है, उसके बाद सर्दी आती है, वही साइकिल्स मार्केट के अंदर भी होती है। पहले एक अपमूव आती है, उसके बाद करेक्शन, फिर एक अपमूव आती है, फिर उसके बाद करेक्शन। यही साइकिल मार्केट के अंदर चलती रहती है। और यहाँ से मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, ना कि स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे कि आप कमोडिटीज़ का चार्ट देखोगे या फिर करेंसी का चार्ट देखोगे, तो उसके अंदर भी आपको प्राइस पैटर्न्स नज़र आएंगे, वहाँ पर भी आपको ट्रेंड और करेक्शन नज़र आएगी। और जो सेक्टर में भी साइकिल काम करते हैं, जैसे कि अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो 2018 से उसमें करेक्शन चल रही है। तो करेक्शन में स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है और वहाँ से जो बुरी साइकिल चल रही थी वो काफ़ी बड़ी साइकिल है। अब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का साफ साफ मतलब है कि साइकिल भी खुद को रिपीट करते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड वाली साइकिल और डाउन ट्रेंड वाली साइकिल। जो 2018 के पहले जो बुल मार्केट थी, यानी कि 2014 से लेकर 18 तक, उस टाइम जो मारुति का स्टॉक था वो 1,500 से लेकर 10,000 तक हो गया था। तो काफ़ी बड़ी बुल मार्केट उसने पहले ही देख चुका है और बाद में बड़ी करेक्शन के अंदर एंटर कर गया, और अभी इस टाइम के अंदर फिर से एक बड़ी बुल मार्केट स्टार्ट हो सकती है। तो इस चीज़ को कहते हैं साइकिल, लेकिन ये मीडियम टर्म की साइकिल है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देखो, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, तो उसके अंदर भी आपको साइकिल्स नज़र आएंगे
जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर उसकी करेक्शन हो रही है, फिर वो ऊपर जा रहा है, और उसको भी हम छोटी छोटी साइकिल्स कह सकते हैं, जिसको आप स्विंग ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। 1 आवर का टाइम फ्रेम या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम, इन दोनों के बीच में अगर टाइम फ्रेम में आप ले देते हो ट्रेड, तो वो स्विंग ट्रेड करने के लिए काफ़ी बेहतरीन माना जा सकता है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन साइकिल्स खुद को रिपीट करते हैं, और इसी का मतलब है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ना ही स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक चीज़ के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो हिस्ट्री के अंदर पहले भी प्राइस के बाद एक ट्रेंड आता था और ट्रेंड के बाद करेक्शन, और यहीं से हमारा चौथा पॉइंट है, जो कि प्राइस ट्रेंड के अंदर मूव करता है, ना कि रैंडमली मूव करता। आपने हमेशा चार्ट के अंदर देखा होगा कि प्राइस में आप जैसे ही चार्ट खोलोगे, जैसे ही लॉन्ग टर्म का चार्ट खोलोगे, उसको क्लियर करोगे, तो उसके अंदर आपको या तो अप ट्रेंड नज़र आएगा, या तो डाउन ट्रेंड, या फिर साइडवेज। तीनों में से एक चीज़ आपको नज़र आ सकती है, ना कि कोई चौथी चीज़। तो अप ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस एक ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, डाउन ट्रेंड का भी मतलब है प्राइस एक ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, और साइडवेज का मतलब है कि वह स्टॉक कई सालों से करेक्शन कर रहा है, तभी वो साइडवेज है। करेक्शन के अंदर साइडवेज होना पॉसिबल है, लेकिन ट्रेंड के अंदर साइडवेज होना पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है कि जो प्राइस हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन के सब कुछ इंक्लूड है, जो कि प्राइजेस में उसके रेशियोज, बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स, जो भी चीज़ उसमें आ सकती है, वो सब कुछ इंक्लूड है प्राइस के अंदर। अब चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मार्केट को कौन ऑपरेट करता है, या कौन जो मार्केट को चलाता है। इसमें जो भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो कौन से ऑप्शंस हैं। वो सारे ऑप्शंस में से मार्केट को कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन देखे होंगे, जवाब भी दिया होगा। तो उसमें से सही चीज़ है कि हर एक चीज़ मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसे मान लेते हैं कि करेंसी के रेट चेंज होते हैं। अब जैसे ही करेंसी के रेट चेंज होते हैं, जो कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करती है या जो बाहर से इंपोर्ट करती है, उनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि अगर रुपये डेप्रिसिएट होता है, तो उसके बाद जो एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज़ या फिर ऐसी कंपनीज़ जो अपनी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करती है, उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो। और जो भी कंपनीज़ बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, उनको नुकसान हो सकता है। और जो भी नुकसान होगा वो बाद में होगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे, तभी हम इसे नुकसान देखेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, तो अभी के अभी इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है बजट वाला दिन। बजट वाले दिन में आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, या बहुत ज़्यादा नीचे आती है। जैसे कि 2019 में जो बजट हुआ था, उसके अंदर निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट्स का फॉल आ गया था। तो बजट काफ़ी ख़राब था, तो फॉल आ गया। लेकिन बजट तो आज ही इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बजट तो आ चुका है, उसका इम्पैक्ट आज के आज फंडामेंटल्स के ऊपर आने वाला नहीं है, उसका इम्पैक्ट आएगा कुछ टाइम के बाद। और जो भी करेंसी फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिक्स के अंदर चेंज, वेदर कंडीशंस, या फिर जो भी कंडीशन आप मान सकते हो, उसका इम्पैक्ट बहुत टाइम बाद आएगा फंडामेंटल्स के अंदर, ना कि अभी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राइस को अभी के अभी मूव करने को मजबूर कर देती है? आप में से बहुत लोगों ने सही सोचा होगा, इस चीज़ का नाम है सेंटिमेंट। आपके सेंटिमेंट ख़राब होते हैं या अच्छे होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइस आने वाले टाइम के अंदर अप मूव आ सकती है या डाउन मूव। अब मान लेते हैं वही एग्जांपल से कि कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उससे ना तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, क्योंकि अर्निंग जो ख़राब आई है वो तो टेम्पररी है। उसमें अगर ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि जो ख़राब अर्निंग आई है वो बस इसी क्वार्टर के लिए है, ना तो ज़्यादा देर टिकने वाली है, तो उसके अंदर आपके सेंटिमेंट्स ख़राब होंगे, ना कि कंपनी का कोई बैलेंस शीट या फिर फंडामेंटल्स ख़राब नहीं होंगे कंपनी में, ख़राब होंगे वो जॉब के सेंटिमेंट्स। या अगर कोई चेंज आता है, जैसे कि मान लेते हैं बजट में कोई चेंज आता है, तो बजट आज के आज तो इम्प्लीमेंट होने वाला है नहीं, उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। फंडामेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा और चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर बजट ख़राब आ जाता है, तो उससे सेंटिमेंट्स ख़राब होंगे, और सेंटिमेंट्स इम्प्लाई करेंगे मार्केट को, और जो भी चीज़ फॉर्म होगी उसमें प्राइस के अंदर नज़र आ जाएगा। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल आया, तो मान सकते हो कि कोई ख़राब इवेंट आ चुका है, और अगर प्राइस के अंदर काफ़ी बड़ा राइज़ आ गया, तो आप मान सकते हो कि अच्छा इवेंट आ सकता है। और मोर और लेस मार्केट की हर टाइम नज़र सही रखती है। जैसे कि प्राइस में अगर बहुत बड़ा फॉल आ रहा है, तो बाद में जाकर कंपनी के रिजल्ट्स या कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मारुति जब 10,000 के लेवल पर खड़ा था, तब फंडामेंटल्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया। बाकी ऑटो स्टॉक भी नीचे आना शुरू हुए, लेकिन जो बैलेंस शीट देखने वाले थे,
या फिर जो हमारे रिटेल दोस्त है वो इसको अंडर एस्टिमेट करते रहे कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे है, धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो ये काफ़ी नीचे क्यों आ रहा है इतने स्टॉक, उसमें जो बाई करते रहे और उसके बाद ये नीचे आ चुका है। तो प्राइस के अंदर हर एक चीज़ वो मौजूद है जो आने वाले टाइम में या तो हो सकती है या फिर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हर एक चीज़ प्राइस के अंदर इंक्लूड होती है। अगर आप प्राइस देख लेते हो तो इसका मतलब है फंडामेंटल भी फॉलो कर रहे हो इनडायरेक्टली, क्योंकि जो फंडामेंटल देखने वाले लोग हैं जो कि काफ़ी बड़े लोग हैं, यानी कि बड़े साइज़ के एच एन आईज, वो भी तो फंडामेंटल देख रहे हैं और उसके हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं। अगर वो पोजीशन बनाते हैं तो वो इतने बड़े हाथ हैं कि उनकी आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी। और वो आवाज़ कौन सी है? प्राइस। प्राइस अगर आप ठीक से पढ़ना सीख गए तो इसका मतलब है आप उनकी बड़ी आवाज़ सुन सकते हो। और उनके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, लिंक्स भी उनके हो सकते हैं और स्टडी भी वो काफ़ी करते हैं, पूरा दिन इसी के अंदर लगे रहते हैं। तो उसके लिए उनकी बड़ी आवाज़ भी सही निकलती है ज़्यादातर केसेस के अंदर। लेकिन अगर कभी वो भी गलत निकल जाता है तो उसके अंदर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब है एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर हमें बाहर निकलना है किसी भी हाल में। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, किसी भी हाल में हमें बाहर निकलना है। कितना भी अच्छा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा हो, हमें उससे बाहर निकलना है एक बार के लिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो। अब सेंटिमेंट्स के अलावा और एक चीज़ जो प्राइस के अंदर इंक्लूड है वो कि आपके इमोशंस, और इमोशंस के अंदर दो चीज़ें काम करती है। आपने बहुत बार ये चीज़ें सुनी होंगी, ग्रीड और फियर। ग्रीड और फियर एक ऐसे इमोशंस है जो प्राइस को मूव करने में मदद करती है। आपने बहुत बार सुना होगा, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके अंदर ग्रीड होती है और जब मार्केट नीचे आ रही है तो उसके अंदर फियर होता है। ये चीज़ें पूरी तरह से गलत है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके अंदर ग्रीड और फियर दोनों है, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उसके अंदर भी ग्रीड और फियर दोनों है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके अंदर ये चीज़ तो कंफर्म है कि बायर्स ज़्यादा है और सेलर्स कम है। लेकिन सेलर्स जो है उनके अंदर एक फियर है कि आज जो महंगा बिक रहा है कल नहीं बिकेगा, कल गिर सकता है, इसलिए वो आज बेच रहे हैं। और बायर के अंदर एक ग्रीड है कि आज जो बिक रहा है, आज जो सस्ता है, आगे और ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो बायर एक सेलर, दोनों में जो कॉम्बिनेशन हो रही है, दोनों में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उससे अब वो प्राइस फॉर्म हो रहा है। ग्रीड और फियर दोनों के अंदर मौजूद है। तो भले ही मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, ग्रीड और फियर हमेशा काम करता रहेगा। डिपेंड ये करता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके अंदर बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है। सेंटिमेंट काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, चार्ट्स काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ग्रीड और फियर आपको हमेशा मिलेगा। अगर किसी भी टाइम बायर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड हो चुकी है, सेलर कोई ज़्यादा बचा नहीं है, आप आसपास देखते हो कि हर एक बंदा स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो उसमें हो सकता है कि ग्रीड काफ़ी ज़्यादा है और वो टॉप लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप ऐसे देखते हो कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी जा रही है और उसके बाद हर एक जन स्टॉक मार्केट से डर रहा है, कोई भी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, हर कोई से दूर भागना चाहता है, तो उसके अंदर फियर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बॉटम लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन भले ही मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, बायर्स और सेलर्स हमेशा रहेंगे। गिरती मार्केट के अंदर भी आपको सेलर्स मिलेंगे और बायर्स भी मिलेंगे, और ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर भी आपको सेलर्स और बायर्स दोनों मिलेंगे। और जो भी सेल कर रहा है उसके अंदर भी ग्रीड और फियर हो सकती है, और जो भी बाय कर रहा है उसके अंदर भी ग्रीड और फियर हो सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है। लेकिन ये दो फैक्टर्स आपको हमेशा हर एक बुल मार्केट के अंदर नज़र आएंगे और हर एक बियर मार्केट के अंदर भी नज़र आएंगे। तो पहले हमने जो चीज़ों की बात की, जैसे कि पॉलिटिक्स, मॉनसून, अर्निंग्स, ग्लोबल कंडीशंस, करेंसी कंडीशंस, डोमेस्टिक कंडीशंस, वो सब मिला के आपके सेंटिमेंट्स बनते हैं। और सेंटिमेंट्स के बाद ग्रीड और फियर अप्लाई होता है, और उसके बाद जो निकलता है वो होता है प्राइस। तो प्राइस सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, हर एक चीज़ उसके अंदर इंक्लूड है। आप जितने उसके अंदर इंडिकेटर्स ऐड कर दे या फिर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स आप प्राइस के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो उससे प्राइस छिप जाएगा, और प्राइस जैसे छिप जाएगा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, और जो साफ सिंप्लिसिटी है वो कहीं चली जाएगी। जैसे सिंप्लिसिटी चली जाएगी आपके सिस्टम में से, तो अपना प्रॉफिट होना कम हो जाएगा। आपका सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल चीज़ें तभी काम करती है जब उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च इंक्लूड हो, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी स्टडीज़, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस उसके अंदर इंक्लूड हो, तभी वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम करती है और तभी वो चीज़ें सिंपल हो सकती है। तो इस बात को आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि कैसे मूव करती है, और अपने चार्ट स्टडी में आप इसे यूज़ कर सकते हो।
अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और एक फैक्ट बता देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ें कौन सी फॉर्म हो रही है, प्राइस कैसे फॉर्म हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राइस क्यों फॉर्म हो रहा है, क्यों इतना ऊपर जा रहा है या क्यों इतना नीचे आ रहा है, क्यों साइडवेज के अंदर है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऊपर जा रहा है तो क्या जा रहा है, ऊपर कितना जा सकता है, प्राइस कैसे मूव कर सकता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का कोट था कि पीपल नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। यही चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एकदम सही अप्लाई होती है। अ टेक्निकल एनालिस्ट नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग, यानी कि वो वैल्यू के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो कि रेशोज़ है, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू स्टॉक की क्या चल रही है, जो कि हमें प्राइस टू बुक वैल्यू से पता लगती है, लेकिन उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। ज़्यादा ध्यान हमें इस पर रखना है कि प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस में पैटर्न्स कैसे बन रहा है। अगर कोई भी स्टॉक बहुत बड़ी करेक्शन कर रहा था और वो करेक्शन अभी जाकर पूरी कर रहा है, तो उसके बाद बड़ी अप मूव आ सकती है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू शायद बाद में चेंज हो जाए, लेकिन बड़ी अप मूव अभी आ सकती है तो हम अभी बाय करेंगे, ना कि उसकी वैल्यू चेंज होने के बाद या ना तो साइकिल चेंज होने के बाद। ख़राब साइकिल के अंदर आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। अगर कोई भी साइकिल ख़राब चल रही है तो उसका मतलब है कि वैल्यू भी गिर सकती है स्टॉक की, और जैसे ही वैल्यू गिरेगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिर सकती है। यानी कि प्राइस जब नीचे आ रहा है तो उसके बाद फंडामेंटल्स ख़राब हो रहा है, बैलेंस शीट ख़राब हो रही है, लेकिन उसका ही मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और वो अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की है कि वो बाय कर सकता है जैसे ही करेक्शन ख़त्म होती है तब। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम जो सिंपल चीज़ें हम बताने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, आप सिंप्लिसिटी आप समझा सको। और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम बहुत सारे चार्ट्स इंक्लूड करेंगे, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, डाउ थियरी, इंडिकेटर्स भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन इंडिकेटर्स वही इंक्लूड करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पैसा बना के दे सके, ना कि कोई ऐसी इंडिकेटर्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी। उसका आपको आने वाले टाइम में कोई यूज़ नहीं होगा। बस आप उसे सीख तो लोगे लेकिन यूज़ नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली। उसके ऊपर हम बहुत सारे इंक्लूड नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स वही इंक्लूड करेंगे जो समझने में सिंपल हो, यूज़ करने के लिए सिंपल हो और आपको पैसा बना के दे सके। साथ ही साथ डाउ थियरी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी बीच बीच में बात करते रहेंगे। कैंडल स्टिक के साथ इंक्लूड करते रहेंगे साइकोलॉजी को भी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।